नमस्ते किसान भाइयों। लगभग हम सभी जानते हैं कि टमाटर फसल कितनी महत्वपूर्ण फसल है। इसका इस्तेमाल हम हर रोज रोजाना हमारी जो सब्जी है या खान पान में हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे किसान इसकी फसल लेते हैं। आज बारिश का समय शुरू हो चुका है। बहुत ज्यादा मात्रा में हर जगह पे बरसात हो रही है। इसी के साथ वातावरण में बदलाव होते हैं। तापमान के में जो आने वाले बदलाव है या फिर नमी है, इन सारी चीजों की वजह से या इन सारी वजहों की वजह से टमाटर की फसल में बहुत सारी दिक्कतें जो है हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है। लगभग इन्हीं सारी समस्याओं के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आज हमारे साथ है हमारे कृषि तज्ञ कृष्णा आवारे सर जी। तो इनका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तो किसान भाइयों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगाई हुई है। तो बारिश का सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश गिर रही है। तो इस मौसम में कौन कौन सी जो समस्या है या दिक्कतें है वो किसान भाइयों को आ सकती है? देखो किसान भाइयों, अगर आपने टमाटर खेती की प्लानिंग की हुई है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली बारिश में जो समस्या है वो डिसीजेस, उनमें से मिट्टी के आने वाले डिसीजेस या जो हमारा एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल से आने वाले डिसीजेस, ये दो अलग अलग प्रकार के दो डिसीजेस माने जाते हैं। जिसमें हम मिट्टी से आने वाले जो डिसीजेस है जिसे हम विल्ट या डंपिंग ऑफ कहते हैं, और उसके साथ ही अगर आपके मिट्टी में अगर नमी ज़्यादा हो या पानी की मात्रा बढ़ चुकी हो रूट जोन में या रूट सरफेस में, तो वहाँ आने वाली और एक बीमारी है, वो है निमेटोड्स। अगर डंपिंग ऑफ में देखा जाए तो डंपिंग ऑफ ये जो दिक्कत है, बारिश के ज़्यादा होने से या जो हमारे रूट सरफेस है, रूट सरफेस में पानी ज़्यादा आने से ये समस्या होती है। विल्टिंग की समस्या देखी जाए तो विल्टिंग की समस्या में भी ऐसी ही दिक्कत आती है, जैसे फ्यूजेरियम हो गया, पिथेयम हो गया, या अलग अलग प्रकार के जो हार्मफुल डिसीजेस है या हार्मफुल फंगस है, उन फंगस की वजह से हमें हमारे टमाटर खेती में अर्ली स्टेज में ये दिक्कत दिखाई देती है। निमेटोड भी वैसा ही है। अगर आपकी फसल टेम्परेचर में आपने प्लानिंग की हुई है, लेकिन आफ्टर टेम्परेचर या आफ्टर आपकी फसल 20 या 25 दिन की होने के बाद फ्लावरिंग अच्छे से लगनी शुरू हो गई है, तो वहाँ बारिश ज़्यादा हो गई तो वहाँ हमें निमेटोड की समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। अभी ये दिखे हमने मिट्टी की वजह से या मिट्टी में से आने वाले डिसीजेस, वैसे ही जो अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल चेंजेस है, वैसे हम कह सकते हैं कि अगर आपके यहाँ बारिश ज़्यादा हो गई तो वहाँ अर्ली ब्लाइट हो गया, लेट ब्लाइट हो गया, नेक्रोसिस हो गया, या ब्लॉसम एंड रॉट हो गया। जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती है वैसे वैसे हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के डिसीजेस आते हैं। अभी उन डिसीजेस के कैरेक्टर्स क्या है, उन डिसीजेस किस प्रकार हमें दिखाई देते हैं, उसका चयन करके, उसका ऑब्जर्वेशन करके हमें अलग अलग प्रकार के स्प्रे लेना बहुत ही जरूरी है। वैसे वैसे ही जो हमारे टमाटर है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट हो गया, तो अर्ली ब्लाइट के लिए हम एक वहाँ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ हम कैब्रेटॉफ हो गया, शामिर हो गया, उसके साथ ही आप पोटेशियम साल्टा फॉस्फोनेट जो टप फाइट आता है उसकी भी आप स्प्रे ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। अगेती जुलसा हो या पछेती पीछे जुलसा से हो, इन सही है। दोनों के लिए ये दवाइयाँ बहुत दवा अच्छे से काम करती हैं। कंपनी। तो इस मौसम में आपने जब शुरुआत की तो बताया कि जमीन से आने वाली या मिट्टी से आने वाली बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को जी मिलती हैं। तो लगभग ज्यादातर किसानों पे हम बात करें तो उनको जड़ सड़न हो या अचानक पौधे का मुरझाना, ये समस्याएं देखने को मिलती है। तो उसका कारण क्या होता है या कैसे पहचाने कि कौन सा है, तो उसके ऊपर सही दवाई कौन सी इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जी देखिए, मैंने कहा कि बारिश में जो मिट्टी की जो समस्या है वो तो है एक्सेस वाटर, ये आप पहले ध्यान में ले लो। अगर जिस फील्ड में बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ हो गए मिट्टी से आने वाली डिसीजेस। तो उसमें हमने पहले बोला था फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या ज़्यादातर हमें ऐसी दिखाई देती है कि जो हमारी स्टेम है, जो हमारा खोड है या स्टेम है, उस स्टेम का बीच में से जो पूरा सरफेस एरिया है, उस एरिया में ब्राउन कलर की फंगस की ग्रो होती है। वैसे ही राइजोप्टोनिया हो गया। राइजोप्टोनिया का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी फसल का स्टेम सरफेस है, उस स्टेम सरफेस के ऊपर के एरिया पे ब्लैक कलर की फंगस जनरेट होना। वैसे ही आगे का है कोलेटिटिकम रॉट, जो हम देख रहे हैं कि उस स्टेम के ऊपर ही व्हाइट कलर की फंगस जनरेट होना, व्हाइट कलर की फंगस तैयार होना। अभी इन सारे डिसीजेस के लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि थायोफेनाइट मिथाइल जो रोको हो गया, रोडोमिल गोल्ड, ये भी एक अच्छा फफूंदी नाशक है।
PCT 410 ये भी अच्छा सा GSP कंपनी का आता है। जेलोरा हो गया, एवरगोल्ड हो गया, अलग अलग प्रकार के जो मैंने ये फफूंदीनाशक बताए, आपके फसल के ऊपर कौन से फसल का डिसीज का कैरेक्टर दिखाई देता है उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल यहाँ करना जरूरी है। अभी आप यहाँ देखो, इन सारे डिसीजेस मैंने जो बताए, जो सारे पूरे डिसीजेस है, अगर आपको दिखाई दे तो आपको ड्रिप से हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ नैनोसिल्वर जो नैनोशील्ड आता है उसका एप्लीकेशन प्रति एकड़ 2 लीटर के हिसाब से यहाँ कर लेना बहुत ही जरूरी है। जी। तो ये सारी जो दवाइयों के नाम बताए आपने, तो इनसे हम अच्छी तरह से उसको रोकथाम कर सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। और टमाटर की फसल हम बात करते हैं उसकी जब भी, तो वायरस का नाम आया ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वायरस आता ही है। मतलब लगभग हम 4 में से 3 किसान पकड़ेंगे तो तीसरे किसान के इसमें वायरस देखने को मिलता है। तो उसके लिए कौन सा तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसानों के पास? देखो, अगर वायरस ले लिया या वायरस किसी भी किसान के दिमाग में आता है तो पहले वो क्या कहता है, गर्मी के समय वायरस आता है या जब गर्मी ज्यादा हो तो वायरस आता है। अभी ऐसा नहीं है। हर इंसेक्ट या हर ऐसी फंगस है जो खुद को मॉडिफाई कर लेती है, अपना जो नेचर है वो उस नेचर में सर्वाइवल करने के लिए। वैसे ही वायरसेस है, वो वायरसेस के किसी भी पौधे के ऊपर हमें कहाँ दिखाई देता है, लीफ सरफेस हो गया हो या उसका प्रोडक्शन मतलब फ्रूट हो गया हो। लेकिन वायरस किसी भी फसल में उसके ऑब्जर्वेशन के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक देखना जरूरी है। तो वायरस कहाँ दिखाई देता है, प्लांट के डीएनए आरएनए सिस्टम में हमें वायरस ज्यादातर दिखाई देता है। मैंने पहले ही कहा है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है या हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या हर प्रकार के जो जीव है उसको इस सृष्टि में जीने का पूरा अधिकार है। इसलिए खुद को जीने के लिए वो प्रॉपरली उसको मॉडिफाई कर लेता है। अभी हम देख रहे हैं कि बारिश के समय में भी वायरस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उस वायरस ने खुद को मॉडिफाई कर लिया है उसका अस्तित्व रखने के लिए। तो उस वायरस को हम कैसे नियंत्रित में रख सकते हैं, ये पहला प्रश्न है। वायरस को नियंत्रित में रखने के लिए आपको हमारे फसल में अच्छे से न्यूट्रिशन अच्छे से देना बहुत ही जरूरी है। देखो, अगर वायरस कब आता है, अगर आपके फसल के ऊपर कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो तो वायरस आता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके फसल में अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट का इन्फेक्शन दिखाई दे, मतलब सफेद मक्खी बढ़ गई, थ्रिप्स बढ़ गया, मिलीबग बढ़ गया। मिलीबग ये भी समस्या वायरस को नियंत्रित में मतलब वायरस को स्प्रेड करने में मदद कर रही है। इसलिए आपको पहले तो वायरस को नियंत्रित में रखने के लिए अच्छे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि कंट्रोल TRM हो गया हो, SLR 525 हो गया हो, एसिटामाप्राइड हो, अगर सफेद मक्खी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेगासेस हो, सोलोमन हो, इस प्रकार की जो कीटनाशक है उसका पहले इस्तेमाल कर लो। बाद में आपको क्या करना है, अच्छे एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, बहुत मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स है, लेकिन आपको वायरसेस को अच्छे से नियंत्रित में करना है तो वायरोबैंड ये जो है वायरस को पूरी तरीके से नहीं तो प्रिकॉशन में आप अगर इस्तेमाल करें तो वायरस को नियंत्रित में रखने के लिए अच्छे से मदद करता है। उसके साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे लेना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई भी दिक्कत अगर आपको दिखाई दे, मतलब हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत दिखाई दे तो आपको प्लांट में आने वाला स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को नियंत्रित में रखना बहुत ही जरूरी है। वायरस ऑटोमेटिकली आपको नियंत्रित में दिखाई देगा। जी, मतलब ये सारी चीजें आपने जो बताई कि न्यूट्रिशन हो, हमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका प्रॉपर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। हमें जो इंसेक्ट्स आते हैं जैसे सफेद मक्खी या थ्रिप्स हो या व्हाइट फ्लाई हो, तो उसको भी कंट्रोल करना है। आप जो है प्रिवेंटिव में अच्छे से काम करेंगे तो आपको वायरस की समस्या या दिक्कत देखने को नहीं मिली। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद की हम बात करें तो हमारे जो फल है उसके ऊपर अलग अलग तरह के धब्बे या दाग देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं काले कलर के, या कहीं पे बहुत बड़ा सा काले कलर का धब्बा दिखाई देते फल सड़ रहा हो ऐसे। तो इन दोनों में अंतर क्या है और किस चीज की वजह से आते हैं और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो, पहले जो आप बोल रहे हो वो बारीक धब्बे, वो है ज़ैंथोमोनास फंगस या ज़ैंथोमोनास बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। किसी भी फसल में बैक्टीरियल की अलग अलग प्रकार के डिसीजेस है, वैसे ही टमाटर में आता है ज़ैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस, जिसे हम जीवाणुजन्य या बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। उसकी वजह से अगर
अर्ली अर्ली स्टेज में आपके टमाटर के फसल के ऊपर आ रहा है बैक्टीरियल ब्लाइट, तो आपको वहाँ पत्तियों के ऊपर दिखाई देगा, जो पत्तियां हैं उसके ऊपर दिखाई देगा। जैसे जैसे फसल हमारी बड़ी हो रही हो और बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या बढ़ रही हो, तो आफ्टर जब आपकी सेटिंग हो गई, तो सेटिंग के बाद आपको अर्ली ब्लाइट आपके ज़ैंथोमोनास आपके जो फल है उसके ऊपर बारीक बारीक प्रकार के धब्बे आपको वहाँ दिखाई देंगे। अब उसको नियंत्रित के लिए आपको जो एंटीबायोटिक्स आता है, जैसे कैसोबोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया, अगर ड्रिप से आप वेलिडामाइसिन दे सकते हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस डिसीज को नियंत्रित में रखने के लिए अगर आपकी बारिश चालू हो गई हो और आप आफ्टर बारिश के बाद एंटीबायोटिक्स के स्प्रे ले रहे हो, तो आपको वह बैक्टीरियल ब्लाइट कभी भी नियंत्रित में नहीं आएगा। बैक्टीरियल ब्लाइट या किसी भी बैक्टीरिसाइड का आपको इस्तेमाल करने के लिए पूरा क्लाइमेट अच्छे से होना बहुत ही जरूरी है। वहाँ टेम्परेचर होगा तो भी चलेगा, लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए। जो आपने दूसरी बात कही वो बड़ा डब्बा, जिसे ब्लॉसम एंड रॉट नाम से हम प्रचलित जानते हैं, ये भी एक डिसीज का प्रकार है और कैल्शियम की वजह से आता है, ये आप ध्यान में रखो। जो ब्लॉसम एंड रॉट है, जो हमारा टमाटर का फल है, उस जिसका एंड सरफेस है, उस एंड सरफेस में काला कलर का बड़ा डब्बा आता है। उसको नियंत्रित में रखने के लिए आप हाइब्रिड कैल्शियम, जो ऑक्साइड बेस्ड कैल्शियम आता है, उसके साथ बोरान का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित में रहता है। जी, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग से है। जिसकी एक की डिफिशियंसी होती है कैल्शियम की, तो वो बड़ा डब्बा दिखाई देता है, और एक जो है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन केस। जी बिल्कुल। ऐसे मौसम में जब बारिश ज्यादा गिरती है, तो फूल हो या फल हो, जो सेटिंग हुई वो गिरने की दिक्कत हमारी किसानों को बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो उसके लिए क्या आप सुझाव करेंगे? देखो, अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो और ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वह सबसे महत्वपूर्ण है एक्सेस नाइट्रोजन। क्योंकि बारिश के समय हमारा जो एनवायरमेंटल है, उस एनवायरमेंटल में नाइट्रोजन है ज़्यादा तरीके से रहता है या ज़्यादा रहता है, और प्लांट नाइट्रोजन को हाईली रिएक्ट करता है। मतलब उसको नाइट्रोजन लेने के लिए भी बहुत ही सीधा है, जड़ों से हो या पत्तियों से, वो हाईली नाइट्रोजन होने के कारण हमें वहाँ तो ज़्यादातर ड्रॉपिंग की समस्या दिखाई देती है। उसके बाद दूसरा जो कारण है इनबैलेंस ऑफ हार्मोन्स। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी इंसेक्ट या किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए, तो वहाँ ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी। मौसम कैसा भी हो, अगर हार्मोन्स इनबैलेंस है तो आपके वहाँ ड्रॉपिंग की समस्या बढ़ सकती है। तो हार्मोन्स को कैसे बैलेंस में रखें, वहाँ आप कैल्शियम की स्प्रे या जिन हार्मोन्स की कमतरता है, जैसे कि देखो होमोपेरोक्सिनाइड की कमी है, अगर आपकी फल जो हमारा हरा भाग है वहाँ से झड़ रहे हो फूल या फल, तो आपके फसल में होमोपेरोक्सिनाइड बहुत कम है, तो आप स्केलअप का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ ही आपको जानना है कि अगर हमारी फसल की जो ड्रॉपिंग है वो सेटिंग के बाद हो रही है, वहाँ तो कैल्शियम की डिफिशियंसी, आपको कैल्शियम देना हो। और जो मैंने पहला कारण बताया, अगर एक्सेस नाइट्रोजन हुआ हो तो 05234 के आप स्प्रे ले सकते हो या ड्रिप एप्लीकेशन से भी आप दे सकते हो। उसके साथ ही अगर एक्सेस नाइट्रोजन हो, पूरी पत्तियां हरी भरी दिखाई दे रही है, पूरी पत्तियों में जो हमारा इंटरनोड है, उस स्टेम में इंटरनोड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको 20 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में अमोनियम मॉलिब्डेनम उसकी भी आप स्प्रे ले सकते हो, जैसे कि उसका जो न्यूट्रिजन है उसको प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा या अदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारी ड्रॉपिंग की समस्या है वो नहीं आएगी। जी, मतलब इसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे किस वजह से ये समस्या आ रही है। आपको पहले उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा जी, उसके बाद ही आप ले सकते हो। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, तो बिल्कुल इसका फायदा हमारे किसान भाइयों को होगा। आगे जाकर हम देखें तो फलों में अचानक से, मतलब ऐसा होता है कई किसान भाइयों के साथ कि प्लॉट शुरुआत से लेकर अभी तक अच्छा है, चल रहा है पूरा, अभी हार्वेस्टिंग आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही उसमें क्रैकिंग हो या फिर फलों का फटना हो, ये देखने को मिलता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? जो क्रैकिंग की समस्या है वो तो ज्यादातर अचानक या डायरेक्टली जो प्रॉपर मतलब मौसम खराब हो गया हो और डायरेक्टली बारिश आ गई हो और हमारे फ्रूटिंग है या फल है वो साइज की अवस्था में हो, साइज के स्टेजेस में हो, तो वहाँ क्रैकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। उसका प्राइमरी कारण ये जान लो कि प्लांट में कैल्शियम की दिक्कत। आप फसल को रूट द्वारा कैल्शियम दे रहे हैं, लेकिन उसका जो एब्जॉर्ब है वो बहुत ही कम हो रहा है,
तो कैल्शियम की वजह से या कैल्शियम कम होने के कारण क्रैकिंग की समस्या पहले तो आती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, हर एक वैरायटी में हमें क्रैकिंग की समस्या नहीं दिखाई देती है। कुछ वैरायटी का कैरेक्टर ही ऐसा होता है, बढ़िया फल और कैल्शियम का मात्रा बहुत कम हो जाना और एक्सेस नाइट्रोजन बढ़ जाना, उसके कारण जो हमारी स्किन है वो बहुत ही थीन होती है और उसके वजह से थीन होने के कारण उसमें आने वाली जो स्क्रैचेस है, अगर बारिश बढ़ रही हो तो ज़्यादातर बढ़ते हैं। तो आपको वहाँ क्या करना है, देखो अगर कैल्शियम की मात्रा कम है या क्रैकिंग की समस्या आ रही है तो आपको स्प्रे द्वारा आपको कैल्शियम देना बहुत ही जरूरी है। चिलेटेड कैल्शियम का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, जो इंस्टाचिल नाम से आता है। उसके साथ ही आप बोरान आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, कैल्शियम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अच्छे से फफूंदीनाशक, और आपके वहाँ अगर मतलब अच्छे से एमिनो एसिड कुछ मिले, क्योंकि एमिनो एसिड भी कैल्शियम की मात्रा का मूवमेंट अच्छे से बढ़ा देता है बोरान के साथ साथ ही, जी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ड्रिप द्वारा आप प्रति एकड़ के हिसाब से 2 ग्राम ऑक्साइड कैल्शियम, जो हाइब्रिड कैल्शियम नाम से आता है, उसका आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। जी। तो लगभग हम जितनी बातचीत हुई उससे पता चलता है कि आधे से ज्यादा जो दिक्कतें हैं पोषण की कमी के कारण Yes, आती है। पोषण कोई की भी कमी। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट हो, हम्म। वो कैल्शियम हो, जिंक हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट Yes. हो, इन वजह से। तो खास तौर पर किसानों के लिए आप ये बता सकते हैं कि कौन सा पोषक प्रबंधन या किस तरह से पोषक प्रबंधन टमाटर फसल के लिए किया जाना चाहिए, जिसपे कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा देने चाहिए, जी। कौन सी स्टेज में उसका एप्लीकेशन देना चाहिए, हम्म। इसके बारे में बताइए। टमाटर खेती की अगर देखा जाए तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब जो शुरू के 25 दिन है, वह हमें थोड़ा नाइट्रोजन और थोड़ा फास्फोरस बहुत ही जरूरी है। जैसे ही हमारी फसल फूलों में आ रही हो या फूल की बढ़ना शुरू हो गई हो, तो हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटैश, इसकी मात्रा यहाँ देना बहुत जरूरी है। तीसरी जो हमारी स्टेज है वो है सेटिंग स्टेज। सेटिंग स्टेज में भी आपको थोड़ा एक्सेस नाइट्रोजन की जरूरत है, थोड़ा जरूरत है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, वो पूरे दूसरे जो न्यूट्रिशन है उसकी मूवमेंट को बढ़ा देता है प्लांट में। इसीलिए हमें थोड़ी नाइट्रोजन, थोड़ा कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट और उसके साथ ही बोरान की और फास्फोरस की मात्रा सेटिंग अवस्था में हमें देना बहुत ही जरूरी है। हमारी सेटिंग हो चुकी है और मैच्योरिटी का पीरियड चालू हो चुका है, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो है पोटैश की मात्रा, उसके साथ ही फास्फोरस की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट देख लेंगे कि हमारे जो मिट्टी है वो मिट्टी में कौन से न्यूट्रिशन कम है, स्टेज क्या चालू है, और स्टेज का चालू इस स्टेज में हमें क्या देना है, अगर आप जान लेंगे तो हमारे फसल में दिक्कत बहुत ज्यादातर नहीं आएगी। मैं ऐसे ही बता देता हूं कि आप पूरे ड्यूरेशन में 8 केजी तक माइक्रोन्यूट्रिएंट दें। नाइट्रोजन है वो तो फसल को बारिश के समय बहुत ही अच्छे से मिलता ही रहता है। पूरे ड्यूरेशन में 4 केजी या 5 केजी तक ऑक्साइड कैल्शियम दें। फास्फोरस की मात्रा पूरे ड्यूरेशन में आपको देनी चाहिए 20 या 25 किलो तक, वो भी सिर्फ फास्फोरस बोल रहा हूँ, क्योंकि टमाटर खेती ऐसी है, हम टमाटर खेती 35 या 40 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन लेते जी हैं, बिल्कुल। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन भी उसी तरह से देना चाहिए। इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन जरूरत क्या है उस जरूरत के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन बिल्कुल। बहुत देना जरूरी है। अगर मिट्टी की जांच हो चुकी है, उसमें कौन से Yes, न्यूट्रिएंट कम कम ज्यादा है। है ये पता चले, तो बहुत आसानी हो आसानी जाएगी है। किसान भाइयों के लिए कि हम कैसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट Nutrition। कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एंड में आ गए हैं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि अभी बारिश बहुत हो रही है, तो इन जो समय ये है इसमें कौन सा सावधानियां जो है किसानों को बरतनी चाहिए जिससे कि उनका नुकसान ना हो सके। जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, 2-3 दिन कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है, या फिर अचानक धूप जी। हो जाएगी, तो उस समय में या इस समय में कौन सी सावधानियां वो बरत सकते हैं जिससे उनका नुकसान ना हो। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि फसल हेल्दी तो दिख रही है ना, जी क्योंकि अगर क्लाइमेटिक चेंजेस हो तो फसल में अलग अलग प्रकार के बायोटिक स्ट्रेसेस हमें दिखाई देते हैं। जी इसलिए हमें यह ऑब्जर्व में रखो कि हमारी फसल हेल्दी तो दिखाई दे रही है ना। टमाटर खेती का देखा जाए तो अगर प्राइमरी स्टेज से अगर ब्रांचेस अच्छे से होगी तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा से मिलेगा। इसीलिए आपकी जो फसल की स्टेजेस है
वो स्टेजेस दिन के हिसाब से बहुत अच्छी हो रही है, ये भी ध्यान में रखो जी। उसके साथ ही एक्चुअल हमारे फसल में आने वाली बीमारियां या डिसीजेस कौन कौन से हैं, उस डिसीजेस के हिसाब से हमें कौन कौन से फफूंदी नाशक देने हैं, ये बात ध्यान में रखो। जैसे अर्ली ब्लाइट आ रहा हो तो आपको स्कोर हो गया, मेरियन हो गया, या जो आपके यहाँ जो अच्छे से ऑब्जर्व करो कि कौन कौन से दिक्कतें आपको आ रही है। लेड ब्लाइट हो गया तो लेड ब्लाइट के लिए कैब्राटॉप, जैम्प्रो, या जो एक्रोबेट हो गया, जो अलग अलग प्रकार के डिसीजेस है या लेड ब्लाइट के लिए आने वाली जो फफूंदीनाशक है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए मैंने बता दिया कि एंटीबायोटिक्स की स्प्रे ले लो। और हमारी फसल सिर्फ बढ़ रही है, ब्रांचेस नहीं निकल रहे, तो नाइट्रोजन पूरा यूटिलाइज करके नाइट्रोजन की मात्रा प्लांट में कन्वर्ट करके, मतलब फास्फोरस और पोटैश ज़्यादा दो, जिसकी वजह से हमें ब्रांचेस अच्छे से मिले। इस बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे जो प्रिवेंशंस है या फिर क्यूरेटिव जो हमारे उपाय है उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, जिसका फायदा हमारे किसान भाइयों को लगभग हो ही जाएगा यदि आप इस तरह सर ने जिस तरह की बातें बताई आपको या हमारे उपाय बताए उस पर आपको काम करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी आपका, आप आपसे जुड़े और हम ये सारी जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। तो किसान भाइयों, आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आपको शेड्यूल चाहिए तो वो भी आपको इस नंबर पे संपर्क करने से मिल जाएगा। तो बहुत ही धन्यवाद आपका किसान भाइयों, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। थैंक यू। थैंक यू।